एक गांव था शिवनगर, जिसमें घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। घनश्याम अपनी पत्नी सरला के साथ एक बड़े से घर में रहा करता था। घनश्याम के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के, जिसके कारण घनश्याम बहुत ही दुखी रहता था। अरे घनश्याम, कहाँ जा रहा है? बस चाचा जी, अपने खेतों तक जा रहा था। ठीक है, वहां से आते समय मेरे भी खेत देख के आना। क्या वे सही सलामत हैं? पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें देखकर घनश्याम बहुत ही दुखी हो जाता है। देख घनश्याम, मैं तो यही बोलूंगा, इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक बच्चे को गोद ले ले, तेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था, पर उससे पहले तू मेरी एक सलाह तो मान के देख। हाँ बताइए ना चाचा जी। पास के गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो भविष्य बताते हैं। तू उनके पास जाके तो देख, शायद तेरा कुछ भला हो जाए। ठीक है चाचा जी, जो आप कह रहे हैं, एक बार मैं उन बाबा जी के आश्रम जाके भी देख लूंगा। कुछ देर बाद घनश्याम अपने घर आता है। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अरे आ रही हूँ, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बताइए क्या हुआ, क्या बात? चाचा जी के पास गया था, उन्होंने एक चमत्कारी बाबा जी के बारे में बताया। कल हम उन्हीं के पास चलेंगे। अच्छा ठीक है। अगली सुबह वह दोनों बाबा जी के आश्रम जाने लगते हैं। सुनिए जी, और कितनी दूर चलना है? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। घनश्याम बोलता है, बस थोड़ा ही दूर है बाबा जी का आश्रम। कुछ दूर चलते ही वह दोनों बाबा जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा जी प्रणाम। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? बाबा जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है आप भाग्य बता देते हैं, तो मेरे भाग्य में संतान है या नहीं, बताइए। बाबा जी पास ही रखी टोकरी में से एक फल उठाते हैं और कहते हैं, बेटा, यूं ही उदास मत हो, ये ले पकड़ फल, ये अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर संतान हो जाएगी। धन्यवाद बाबा जी। ये कहकर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। सरला वह फल खा लेती है और 9 महीने बाद सरला के घर एक सुंदर से लड़के का जन्म होता है। बेटे को पाकर घनश्याम बहुत खुश होता है और कहता है, भाग्यवान, हम इसका भी भविष्य देखने के लिए बाबा जी के पास जाएंगे। हाँ आप सही कह रहे हैं, आखिर हम भी तो देखें हमारे बेटे का भाग में क्या लिखा है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वह दोनों अपने बेटे को लेकर बाबा जी के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। वह जब बाबा जी के आश्रम पहुंचता है, तब देखता है बाबा जी ध्यान में हैं। उन्हें उनका चेला बताता है कि बाबा जी 8 वर्ष के बाद ही बाहर आएंगे, तब बात करिएगा। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, ये बहुत चमत्कारी बाबा हैं, ये तेरा भाग्य बता देंगे। बाबा जी, मेरा बेटा 8 वर्ष का हो गया है, अब उसका भाग्य बता दीजिए। घनश्याम, तुझे इतनी भी क्या जल्दी है इसका भाग्य जानने की?
बाबा जी, आज मेरे बेटे का नाम बताइए और इसका नामकरण भी कर दीजिए। मुझे भी तो पता चले मेरे बेटे का भाग्य। इसका नाम विक्रांत होगा। तू ऊंचे कुल का पंडित है, पर तेरे बेटे की शादी एक नीच कुल की लड़की से होगी। यही विधि का विधान है। बाबा जी, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। बेटा, ये तो विधाता का लिखा हुआ है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। बाबा जी, मुझे आप ये सिर्फ बता दीजिए, जिस लड़की की शादी मेरे बेटे से होगी वह कहाँ रहती है? यहाँ से बहुत दूर उत्तर की ओर एक मछुआरा रहता है, लक्ष्मण नाम का। उसके घर 4 बेटियां हैं और एक का जन्म 1 वर्ष पहले ही हुआ है। उसका नाम रानी है। उसी से तेरे बेटे की शादी होगी। बाबा जी देखिएगा, मैं अपने बेटे का भाग्य एक दिन बदल दूंगा। इतना कहकर घनश्याम अपने बेटे को लेकर अपने घर जाता है। बेटा विक्रांत, तुम घर जाओ, मेरा एक अधूरा काम है, मैं उसको पूरा करके घर आ जाऊंगा। पिताजी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। और अपनी माँ को भी बता देना ताकि वो चिंता न करे। कई घंटों तक चलने के बाद वह जब एक गांव में पहुंच जाता है जिसमें लक्ष्मण रहता था और उसका पता पूछने लगता है। भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे किसी का पता पूछना है। लगता है इस गांव में नए हो। चलो बताओ, किसका पता पूछना है? इस गांव में लक्ष्मण नाम का एक मछुआरा रहता है जिसकी 4 बेटियां हैं। मुझे उसका घर बता दो। अच्छा, तो तुम्हें लक्ष्मण का पता चाहिए। वे जो सामने झोपड़ी दिख रही है ना, वही लक्ष्मण का घर है। घनश्याम उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज देने लगता है, अरे भाई, कोई है यहाँ? कोई रहता है क्या यहाँ? कुछ देर बाद मछुआरा घर से बाहर आता है। अरे भाई, कौन हो तुम? मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक चमत्कारी बाबा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा इस घर पर घोर खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा बाबा जी? तेरे घर 4 बेटियां हैं और चौथी बेटी का नाम रानी है। वही खतरे का कारण है। जब तक वह तेरे घर से दूर नहीं जाती, तब तक तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुझे पुत्र चाहिए तो उस लड़की को घर से दूर करना होगा। अरे बाबा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी तो सिर्फ मात्र 1 वर्ष की। मैं उसे अपने से दूर कैसे कर दूं? अगर तुझे पुत्र चाहिए तो तुझे इस लड़की को दूर करना ही होगा। पुत्र तो चाहिए, मगर मैं अपनी बेटी को कैसे दूर करूं? आप ही कोई उपाय बताइए। इसकी चिंता तू मत कर, तेरी बेटी मुझे दे दे। वैसे भी मेरे पास कोई पुत्री नहीं है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, ठीक है? बाबा जी, अगर आप कह रहे हैं तो आप मेरी बेटी को ले जाइए। घनश्याम उस बच्ची को ले जाता है और चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचता है। अब मैं इस बच्ची का क्या करूं? इसे मार भी नहीं सकता, मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। और ये थोड़ी देर बाद खुद डूब के मर जाएगी। घनश्याम इतना कहकर अपने घर आ जाता है और वह बच्ची रात भर बहती बहती एक गांव से दूसरे गांव में जा पहुंचती है। फिर अगली सुबह
सुबह उसी नदी में एक करोड़ी मल नाम का सेठ पूजा करने आता है, जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह लड़की बहती बहती उस सेठ के पास पहुंचती है। यह बच्ची किसकी है, वह सोचने लगता है। हे भगवान, ये कितनी मासूम बच्ची है और इसके निर्दयी माँ बाप ने किस तरह से इसे नदी में फेंक दिया है। बच्ची, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। माया, ओ माया, देखो देखो भाई, मैं किसे लेके आया हूँ। अजी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना गला फाड़ फाड़ के? और ये बच्चा किसका है? माया, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। मैंने उस नदी के पास इसके माता पिता को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन इसके माता पिता मुझे मिले ही नहीं। अब मैं इस नन्ही सी जान को किसके हाथों सौंपता। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने घर ही ले चलूं। ठीक किया, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी इसके माता पिता ने तो इसे नदी में फेंक ही दिया है। सेठ ने उस लड़की का नाम शीतल रखा और उसे अपनी बेटी बनाकर अपने ही घर में रख लिया। 16 वर्ष बीत जाते हैं। शीतल देखने में बहुत सुंदर और संस्कारी होती है। सुनिए जी, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं विक्रांत के लिए कल से ही रिश्ता देखूंगा। आज तो मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? घनश्याम काम के सिलसिले से किसी दूसरे गांव जाता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है। अरे, रात होने वाली है, अब मैं किसके घर रुकूंगा? घनश्याम कुछ देर बाद सेठ करोलीमल के घर पहुंचता है। अरे भाई, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मेरा नाम घनश्याम है। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले से इस गांव आया था और अब रात हो गई है। क्या मैं एक रात आपके घर रुक सकता हूँ? कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अरे पंडित जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप हमारे घर आराम से रुकिए। इतना कहकर सेठ घनश्याम को अपने घर के अंदर ले जाता है। पंडित जी, आप यहाँ बैठिए। अरे बेटा शीतल, जा एक गिलास पानी लेके आ। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद शीतल पानी लेकर वहां कमरे में आती है। अरे सेठ जी, ये आपकी बेटी है क्या? अगली सुबह वह दोनों बाबा जी के आश्रम जाने लगते हैं। घनश्याम शीतल को देखता है और उसके मन में अपने बेटे विक्रांत की शादी का ख्याल आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर और सुशील कन्या है, क्यों ना इससे। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? अरे सेठ जी, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे पंडित जी, मैं लड़का देख तो रहा हूँ, मगर कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा। सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हो? मेरा बेटा है 20 वर्ष का और वह बड़ा संस्कारी है। अगर आप चाहो तो उससे अपने बेटे की शादी करा सकते हो। तुम्हारी बात तो सही है, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे को तो देखना पड़ेगा। और अगले दिन घनश्याम अपना पूरा काम करके अपने घर वापस लौट जाता है। अजी, आप आ गए?
चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। घनश्याम अपनी सारी बात सरला को बता देता है और अगले दिन सेठ जी अपनी बेटी के लिए लड़के को देखने आते हैं और सेठ जी विक्रांत को देखकर बोलते ही हैं, घनश्याम, तेरा बेटा तो बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आया। तेरे बेटे की शादी मेरी बेटी से पक्की। एक दिन जब विक्रांत की शादी होने वाली होती है, आज तो मैं अपने बेटे का भाग बदल ही दूंगा और बाबा जी की भविष्यवाणी झूठी निकल जाएगी। दोस्तों इससे आगे की कहानी आप अगले वाले पार्ट में देखिएगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो।